स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मानव इतिहास युद्ध की गाथाओं से भरा हुआ है। इट्स लाइक ह्यूमन हिस्ट्री का जो लोकोमोटिव है, जो बदलाव आया ह्यूमन हिस्ट्री में, वो वॉर्स के थ्रू आया है। तो क्या वॉर्स इतने जरूरी हैं? तो इस पर दो पर्सपेक्टिव हैं। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है जरूरी नहीं, ये हकीकत है, होता आया है, होता रहेगा। पूछा भाई क्यों? कहा कि अल्टीमेटली नेशंस, प्रेजेंटली नेशंस की पॉलिटिक्स में उनको रन कौन करता है? कहा गया लोग करते हैं। लोगों का बिहेवियर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट को प्राइमेसी देते हैं कि नहीं देते? आप बताइए अपने बारे में। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हर कोई अपने हित को दूसरों के हित से पहले रखता है। तो अगर देशों पर यही रूल लगाया जाए तो हर एक देश अपना, मतलब अपना जो राष्ट्र हित है उसको ऊपर रखेगा, दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट से, दूसरे के राष्ट्र हित से। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसी में, रियलिस्ट में, वो कहता है कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, इट्स अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर। यानी कि कोई वर्ल्ड के लेवल पर गवर्नमेंट नहीं है ना, इस वजह से हर किसी को इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी सर्वाइवल की, और सर्वाइवल के लिए एक ही तरीका है, वो है पावर। दैट इज व्हाई वी चेज पावर टू सिक्योर आवर इंटरेस्ट, राइट? रिसेंटली मिस्टर पुतिन का इलेक्शन हुआ, जीत गए। इन्हीं का इलेक्शन बोल रहा हूं किसी कारण से। इन्होंने कहा कि अगर नेटो की फोर्सेस से आमना सामना हो गया रशिया का, तो समझ लीजिए वर्ल्ड इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। क्या इससे आपको कुछ फर्क पड़ता है? आपका कुछ जाता है? आप कहेंगे नहीं, हम क्यों, हमें क्या मतलब? भाई साहब, हम सबको मतलब है। यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन, चाहे वो एनर्जी है, फूड है, इलेक्ट्रॉनिक है, मेडिसिन है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट डिसरप्टेड। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा डर वर की बात कर रहे हैं आप, ऐसा मत करिए। हम तो केवल इतिहास की बात कर रहे हैं, कुछ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं, कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? ऐसा हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में कि व्हेन देयर वाज शॉर्ट पीरियड ऑफ पीस, तो ये कई सारे एनालिस्ट ने कहा कि अब तो युद्ध नहीं होगा, नहीं अब नहीं होगा। क्यों होगा भाई वर्ल्ड वॉर? लेकिन फिर हो गया। होने के बाद फिर कुछ नए इंतजामात किए गए। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस बनाया गया कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी लाएगा, दुनिया में शांति होगी। लेकिन फिर वो फ्रेमवर्क भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। जरा देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड वॉर से पहले, कुछ सिमिलरिटीज ड्रॉ करते हैं। इस पर एक अदर पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव, जिसको आदर्शवाद से भी कंपेयर किया जाता है। मतलब क्या है? वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि युद्ध हमेशा होते रहेंगे, शांति का स्कोप हमेशा बना रहता है, बस उसके लिए डायलॉग जरूरी है, कॉमन कंसेंसस जरूरी है। मतलब हर कोई शांति स्थिरता तो चाहेगा ना। जबकि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है कि देश बुरे हैं, लोग बुरे हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं। आप कहेंगे कौन से हालात? 3 पॉइंट को जरा समझते हैं। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, यानी कि इटली और जर्मनी को लगा हमारे साथ तो गलत हुआ है। सेंस ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस अगर होता है तो कौन सी भावना आती है? आप तुरंत कहिए बदले की भावना आती है। बदले की भावना आती है तो क्या होता है? युद्ध की संभावना होती है। इटली को जो टेरिटरीज चाहिए थी वो नहीं मिली। जर्मनी को लगा हमारे साथ तो सरासर गलत किया गया है, हमारी तो टेरिटरीज एक तरीके से लॉस हो गया टेरिटरीज का। सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी, इटली, लोग सड़कों पर थे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मुझे बताइए, अगर लोग परेशान होते हैं तो ऐसे में सोल्यूशन चाहिए होता है कि नहीं होता है? सोल्यूशन चाहिए होता है। ऐसे में कैसे लीडर्स का राइज होता है? पॉपुलिस्ट लीडर्स का राइज होता है। When society is in crisis, then people want strength, क्योंकि वो खुद कमजोर हैं, तो उसमें एक लीडर में वो स्ट्रेंथ को देखते हैं। ऐसे में वो सारी पावर उस लीडर को देना चाहते हैं। ऐसे में राइज होता है मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले लीडर्स का, जैसे मुसोलिनी या हिटलर। वो लोगों को एक सिंपल सॉल्यूशन देते हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उससे मतलब नहीं। मुद्दा है, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही। कारण क्या है? कारण है ये लोग। यू हैव टू टारगेट सर्टेन पीपल, सर्टेन ग्रुप, एंड नाउ पीपल हैव सिंपल सॉल्यूशन। अच्छा ये है, तो अगर इनको खत्म कर देंगे तो अपना राइज हो जाएगा, देश महान बन जाएगा। तो सिंपल सॉल्यूशन वो देते हैं। इस वजह से ह्यूज, एक्चुअली वो कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। ये वो लीडर्स थे जो डेमोक्रेटिक
पार्टी या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही लीडर बने थे। उसके बाद इन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तार तार किया था, मिसयूज किया था इन इंस्टीट्यूशंस का, जो बात करता है डिसेंट की। डिसेंट मतलब कि विरोधाभासी बात भी होनी चाहिए सिस्टम में, जिससे चेक एंड बैलेंस रहे। लेकिन इनका कहना था नहीं नहीं, ये चेक एंड बैलेंस, ये पार्लियामेंट, ये सब जो है लग्जरीज है रिच नेशंस की, और कुछ टॉकिंग शॉप है और कुछ नहीं वहां होता। जैसे बेनिटो मुसोलिनी का कहना था, नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट, नथिंग अबव स्टेट। यानी कि मुझे बताओ, देश से पहले कुछ हो सकता है क्या? देश के ऊपर कुछ हो सकता है क्या? आप भी कहेंगे नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता। और देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करे, तो इनके खिलाफ कुछ हो सकता है क्या? आप भी कहेंगे नहीं भाई, इनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में फिर अगर ये कहेंगे कि वॉर पे जाना है, तो जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ये कहेंगे कि वॉर इज टू मेन लाइक मैटरनिटी इज टू वीमेन, तो आप कहेंगे अच्छा, यानी कि मैनलीनेस में बस यही कमी थी, वॉर में नहीं गए थे हम अब तक, तो वॉर इज टू मेन लाइक मैटरनिटी इज टू वीमेन। तो ऐसे आइडियाज को फिर एक्सपेंड किया जाता है। वैसे जो फासिस्ट वर्ड है, ये बड़ा अच्छा शब्द है। मुझे लगता है कि इस पर इंटेलेक्चुअल्स ने उतना रिसर्च नहीं किया, इसके इंपैक्ट पर, क्या इसके पॉजिटिव स्कोप हो सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव कॉनोटेशन से जुड़ गया। क्योंकि अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया तो जाहिर सी बात है, फासिस्ट आइडियोलॉजी अपने आप में टेंटेड आइडियोलॉजी बन गई। कोई नहीं कहना चाहता कि भाई मैं एक फासिस्ट आइडियोलॉजी का रिसर्चर हूं, ऐसा एक माहौल देखा गया। मैं क्यों कह रहा हूं इसको एक फासिस्ट? एज अ वर्ड अच्छा है, मैं कर्म की बात नहीं कर रहा, कर्म तो बुरे हुए, राइट। फासिस्ट वर्ड फांसी से आया है। इसका मतलब ये होता है, जैसे बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक फादर जो है अपने बच्चों को बुलाते हैं, कहते हैं जरा एक एक स्टिक लेकर आओ। वो लेकर आते हैं, कहते हैं तोड़ो, टूट जाती है। फिर कहते हैं जरा 2 लाओ, टूट जाती है। 3 लाओ, टूट जाती है। फिर वो क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टिक्स को लाओ। तो एक्चुअली फांसी जो वर्ड है वो इमर्ज हुआ है किससे? यूनिटी से। इफ वी आर यूनाइटेड देन वी आर स्ट्रांग, एंड इफ वी आर स्ट्रांग वी आर सिक्योर। तो वो देश के लोगों से कहते हैं तुम्हें एक होना होगा, एक पॉलिटिकल फोर्स के पीछे एक होना होगा। ये जो डिविजन्स हैं राजनीति के नाम पर, इनको छोड़ दो। देश एक है, हम सब एक हैं, बस। पॉजिटिव है भाई, बात तो पॉजिटिव है। वो अलग बात है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे कि वहां पर फासिज्म में क्या हुआ, कहा सेल्फ सफिशिएंसी को लाएंगे, यानी कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंपोर्ट को ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे। तो आप भी कहेंगे यार ये तो इकोनॉमिकली लॉजिकल बात है ना, हम दूसरों पर निर्भर क्यों रहें। लेकिन इसका जो अदर पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव, वो कहता है कि दुनिया में लेबर का डिवीजन है। अगर लेबर का डिवीजन दुनिया में है, रिसोर्सेज का डिवीजन दुनिया में है, तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस दुनिया में आ सकती है, जिससे कि दुनिया में शांति का स्कोप बना रहेगा। आप कहेंगे बात हमारे समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुद्दा यह है, अगर एक जगह पर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, दूसरी जगह पर कुछ रिसोर्सेज होते हैं, तो आपस में अगर व्यापार होगा, दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यानी कि लिबरल पर्सपेक्टिव वो कहता है कि अगर ग्लोबल ट्रेड बना रहेगा, प्रोटेक्शनिज्म नहीं, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाओ, जिससे कि इंटरडिपेंडेंस बनी रहे, ट्रेड बना रहे, तो इससे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉर कम हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर के समय? मैं वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि इंटर वॉर पीरियड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45। तो यानी कि मैं 1919 से 1939 के बीच में क्या हो रहा था, एक एक करके उन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और फिर कंपैरिजन फ्रॉम प्रेजेंट हम करने लगेंगे। आप कहेंगे सर अभी तक कुछ कंपैरिजन कनेक्ट नहीं हुआ, अभी तक तो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री चल रही है। अच्छा जी, मुझे बताइए, अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन है या ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की इंजस्टिस है, तो कितने लोगों को कनेक्ट हो रहा है कि कुछ ऐसा ही इंजस्टिस शायद रशिया फील कर रहा है, कुछ ऐसा ही इंजस्टिस शायद ईरान फील कर रहा है, ड्यू टू द वेस्टर्न इंपोज्ड सैंक्शंस, प्राइमरीली यूएस यूनिलैटरल सैंक्शंस। बात है कि नहीं? एक इंजस्टिस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया में, उसको भी लग रहा है हमारे खिलाफ सैंक्शंस, वहां पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मुझे बताइए, ऐसे में पॉपुलर लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ कनेक्शन शायद बनने लगा होगा आपका, है कि नहीं? तो ऐसे में इमरजेंस होती है नाजी पार्टी की। नाजी पार्टी कहती है कि अरे आप आर्यन रेस हैं, आप तो प्योर रेस हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी क्राइसिस हो और आपको राजनीतिक रूप से मजबूत होना हो, तो लोगों के अंदर महानता को जगा दीजिए, क्योंकि हर कोई महान बनना चाहता है। उनके इतिहास से जोड़ दीजिए। वास्तविकता में चाहे कमजोरी हो, वास्तविकता में अनएम्प्लॉयमेंट हो, वास्तविकता में कुछ बर्बादी हो हल्की हल्की, लेकिन आप नैरेटिव को शिफ्ट कर सकते हैं।
मतलब आप नैरेटिव ऐसा कर सकते हैं कि भाई सब ट्रैक ऐसा जा रहा है कि बस आपको तो इस ट्रैक पे चलना है और बस कमाल हो जाएगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं, राइट, सोशल डार्विनिस्ट थ्योरी। सोशल डार्विनिस्ट थ्योरी क्या कहती है? बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ऐसे में कुछ रेशियल सुपीरियरिटी की बात की जाती है कि आप दूसरे से सुपीरियर हैं, राइट। और अगर सुपीरियर हैं तो हमारी जीत तो पक्की है ना, और जीतने वालों के साथ लोग होने चाहते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो पाता है मासेस का राइट विंग के प्रति, राइट। करंट में जॉर्जियो मेलोनी, आपने नाम सुना ही होगा, इटली में इनका राइज हुआ। इनकी जो पार्टी है ब्रदर्स इटली, कहा जाता है जब से बेनिटो मुसोलिनी गए हैं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की यादें गई हैं, उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना पॉपुलर सपोर्ट किसी ऐसी पार्टी को मिला है जिनके कुछ विचार मैच करते हैं बेनिटो मुसोलिनी से। अब बात केवल इटली की नहीं है, पोलैंड, हंगरी, यहां पर भी राइट विंग का राइज हुआ है। जर्मनी में जो सेकंड नंबर की पार्टी है AFD, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यहां पर यह भी राइट विंग पार्टी है। तो यानी कि जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, इटली, तो हर जगह पर हम एक ही तरह का राइज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तरह की विचारधारा जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने की बात करती है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर पर अगर सवाल उठाना हो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर सवाल उठाना हो, कुछ लॉज को चाहे ब्रेक करना हो देश के इंटरेस्ट के लिए, उसको सपोर्ट करती है। ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो कारण होंगे, अभी हम उन कारणों को पर भी जाएंगे। इसके अलावा देखिए फिनलैंड, स्वीडन, यहां पर भी राइज हुआ है राइट विंग का। ये देश यूरोप के प्रति स्केप्टिसिज्म भी रख रहे हैं। जब मैं राइज ऑफ राइट विंग कह रहा हूं तो यहां पर कुछ स्कोप जो है उनका वही वाला दिख रहा है जैसे कि वर्ल्ड वॉर से पहले था। यानी कि लिबरल पर्सपेक्टिव कहता है कि यार सॉल्यूशन तब है जब हम नेशन से ऊपर सुपरा नेशनल आइडेंटिटी में विश्वास रखें। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशन के बीच में अगर नेशन अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखेंगे, दूसरे का नुकसान होने देंगे, तो ऐसे में सेंस ऑफ इनजस्टिस आएगी और फिर क्लैशेस होंगे। तो इसका सोल्यूशन माना गया कि ऐसा करते हैं, नेशन से ऊपर की एक आइडेंटिटी बना लेते हैं सुप्रा नेशनल, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे में यूरोप बन गया जोन ऑफ पीस। लेकिन अब ब्रेक्सिट हो गया, इसके अलावा ग्रीस परेशान है, ग्रीस में भी राइट विंग का राइज हुआ है। तो ऐसे हम ट्रेंड देख रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज हैं, बीइंग यूनाइटेड, हैविंग सुपर नेशनल आइडेंटिटी, बिलीविंग इन पीस, बिलीविंग इन आइडियल्स लाइक यू कैन से ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और माइग्रेशन को भी सपोर्ट करना, उन सब से एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब लोग ध्यान रखना, किसी भी देश में जिस तरह के राजनेता होते हैं उसका एक कारण ग्राउंड पर जो चल रहा है उससे होता है। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है कि आपको लगता है कि चुनाव में कुछ लोगों को केवल बहका दिया गया मैनिफेस्टो के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग इलेक्शंस और बाय हैविंग अ काइंड ऑफ प्रेजेंस विच अट्रैक्ट पीपल। नहीं, वो तो केवल उसका एक छोटा सा अंग है। अगर इलेक्टोरल सक्सेस देखना है, अगर ट्रेंड देखना है, तो पहले लोगों को समझो। अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, लोग ग्लोबल टर्मोइल देख रहे हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस में नुकसान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस इकोनॉमिक क्राइसिस में दे वांट सॉल्यूशंस, दे वांट सम स्केपगोट एज वेल कि यार ये इमिग्रेंट्स जो है इसका कारण है, इनको हटाओ। तो जो उनके ऐसी बात करेगा कि चलो ये तुम्हारे जॉब ले रहे हैं, हटा देते हैं, इन पर बैन लगा देते हैं, अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से तुम्हें कुछ नुकसान हो रहा है, दूसरे को ज्यादा फायदा हो रहा है, चलो इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं मानेंगे। तो ये सब एक ट्रेंड है। एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज जैसे कि फ्रांस ने कर दिया कि अगर आपके माइग्रेंट पेरेंट्स हैं और आपका जो बेटा है, बेटी है, जो पैदा हुए हैं फ्रांस में, उनको अब नागरिकता नहीं मिल पाएगी आसानी से। प्लस यहां पर ग्रीस और इटली ये देख रहे थे कि प्रेशर इन पर बहुत ज्यादा है माइग्रेंट्स का, इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेशन का स्पेशली, क्योंकि आप देख रहे हैं लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, यहां से मेडिटेरियन से सीधा कनेक्शन क्या होता है, यहां पर होता है। तो ऐसे में आवाजें उठ रही थी कि भाई हम ही क्यों सारा बोझ लें, दिस बर्डन नीड्स टू बी शेयर्ड, अ बर्डन नीड्स टू बी शेयर्ड। तो ऐसे में बाकी जो देश हैं, पोलैंड ने कहा हमारी तरफ तो देखना ही मत, क्लियर कट है जी। हंगरी में भी राइज हो गया, हमारी तरफ भी मत देखना, एंड दे आर लाइक तो क्या हम ही सब कुछ झेलें। तो ऐसे में यूरोप एज अ फैमिली में, यूरोपियन यूनियन एज अ फैमिली में भी फिशर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। पब्लिक का जो एटीट्यूड है वो माइग्रेंट्स का एंटी दिख रहा है, और स्पेसिफिकली मुस्लिम कंट्रीज या फिर एशियंस के खिलाफ, और इसी वजह से पॉलिटिशियंस भी इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करते हैं
जैसे कहा जा रहा है कि 2024 जिसमें हम एंटर कर चुके हैं 2.4% के आसपास ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। और ये अगर अभी तक के पिछले दशकों की बात करें तो जो ये वाला दशक है, यानी कि अभी 2024 है, मान लीजिए फर्स्ट हाफ मान लीजिए, तो उसमें अभी तक का लोवेस्ट है अगर पिछले 30 साल की ट्रेजेक्टरी देखी जाए तो। मतलब ट्रेंड्स काफी चैलेंजिंग है। प्लस ये ग्राफ शो कर रहा है नंबर ऑफ जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स, यानी कि मैं क्लैशेस की बात कर रहा हूं। अगर आप यहां देख रहे हो 2020 से 23 के बीच में, यहां पर हमें ग्राफ्स में एक हाईलाइट दिखा है, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे अभी इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर इराक में यूएस की जो बेस है उस पर ड्रोन अटैक हो बाय ईरान। तो अब ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड जो है वो दो ब्लॉक्स में बंट सकता है, राइट। रेड सी, आप सबको पता है स्वेज कैनाल का इस्तेमाल होता है, 30% के आसपास का ऑयल सप्लाई तो डायरेक्ट यहां से है। और यहां पर अगर टोटल बिजनेस बाय वैल्यू की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ड्यू टू हूथी रेबल्स अटैक सपोर्टेड बाय ईरान देखा गया करीब 40% का डिक्लाइन हुआ है बिजनेस में। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। चाइना 4.5% का ग्रोथ रेट, तो ये चाइना का 1990 से अभी तक का सबसे लोवेस्ट रहा है। आप कहेंगे चाइना जाए ना नीचे, हमें क्या फर्क पड़ता। बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी से जो कनेक्टेड है अदर इकोनॉमीज, तो चाइना से मतलब 20% ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज, ऑल गुड एक्सपोर्ट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो चाइना में आते हैं। अगर चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो वहां पर डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इकोनॉमी उसने थोड़ी बहुत खोली भी है, तो वहां पर उनकी अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। तो ऐसे में इन देशों में भी आर्थिक संकट आ सकता है। और आर्थिक संकट में फिर वो सिंपल सोल्यूशन, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, राइज ऑफ राइट विंग, जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर टू गेट मोर रिसोर्सेज एज सोल्यूशन, फिर ये बातें निकल के आने लगती हैं। और ये डेटा बताता है कि अगर चाइना का ग्रोथ रेट 1% कम होता है तो ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है उसमें 0.2% का फर्क पड़ता है। तो आप देख रहे हैं चाइना की इकोनॉमी कितना इंपैक्ट कर रही है। आगे स्टोरी में जाते हैं। बता दूं आपको, ये पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू। आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, सिंसेरिटी से, आई शुड से, बेसिक से लेकर डेप्थ तक, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी, प्रीलिम्स का अलग से क्रैश कोर्स, मेंस का अलग से रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि जैसे ही आप इस बैच से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू कैंपस में बुला लिया जाता है, आपका रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री हो जाती है। दिस इज द बैच P2I। 2026 अगर आप प्लान करें तो उसका भी अलग से बैच है, studyIQ.com पर जाकर त्यागी लाइव कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में है जिनको रुझान, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में रुझान तो है, तो इन डेप्थ ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूं सब कुछ, बेसिक से लेकर डेप्थ तक, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज कॉम्बो बैच है। ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन यूजिंग त्यागी लाइव कोड। नाउ ग्रीक में देखिए, जैसे यूएस में क्राइसिस आया था, मैं सब प्राइम क्राइसिस की बात कर रहा हूं 2009 की, तब से लेकर अभी तक ग्रीक के हालात पूरे सही नहीं हुए हैं। यानी कि ग्रीक का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से ये देखिए कुछ मेमोरीज ताजा हो रही हैं कि आपकी, बाकायदा ग्रीक में नियो नाजी पार्टी का राइज हुआ है। उनकी पार्लियामेंट में देखिए 21 सीट जीत ली है नियो नाजी पार्टी ने। और मुझे बताइए इसका इंपैक्ट फिर ग्राउंड पर भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, जैसे कि वायलेंट अटैक्स ऑन इमिग्रेंट्स, राइट। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है, तो इसका डिसरप्शन अलग अलग इकोनॉमीज में हो सकता है। ये हार्वर्ड से एक्सपर्ट है मिस्टर बेंजामिन फ्रीडमैन, इनका कहना है कि अगर ट्रेंड देखा जाए दुनिया का तो अनरेस्ट, टेररिज्म और वॉर, ये सब कुछ कनेक्ट करता है जब वर्ल्ड में इनइक्वालिटी बढ़ती है। इनइक्वालिटी की वजह से कुछ देशों को लगने लगता है कि हमारे खिलाफ इनजस्टिस हुआ है। ये जो ग्लोबल सिस्टम है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब फेवर कर रहे हैं केवल कुछ देशों को। जैसे कि प्रेजेंटली कहा जा रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज फेवरिंग वेस्टर्न नेशंस, और इसको बदलने की जरूरत है। और इस वजह से यहां पर हम देख रहे हैं रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये एक एंगल बनता जा रहा है, एक आर्क बनती जा रही है। ये आर्क रेजिस्ट करना चाहती है वेस्टर्न लॉबी को, लेड बाय USA। ये देखिए 2030 की बात है, स्मॉट हॉले, ये टैरिफ एक्ट साइन हुआ था, यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने साइन किया था। ये तारीख है यहां पर 17 जून 1930। अब आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि यूएसए ने वहां पर भी एक तरीके से टैरिफ बैरियर्स बना दिए थे, यानी कि यूएसए के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो गया था। और अगर मुश्किल हो गया ट्रेड करना, तो ऐसे में कई सारी इकोनॉमीज पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। और उसके बाद हमने देखा इस नेगेटिव इंपैक्ट की वजह से राइज ऑफ राइट हुआ। तो कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें ये कारण भी है। तो अगर वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी जिस पर कई सारी इकोनॉमीज निर्भर हैं, अगर वो
स्लो डाउन में जाती हैं या फिर वो बैरियर खड़ा कर देती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, दूसरे के इंटरेस्ट की नहीं सोचती, केवल उनसे पहले फायदा ले लेती हैं, तो ऐसे में राइज ऑफ राइट होगा कि नहीं होगा? ऐसे में उन लोगों में भी बदले की भावना आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जैसे कि अभी वेस्टर्न इंपोज्ड सैंक्शंस के खिलाफ आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 होता है विद इन अ डिकेड, राइट? तो अभी जो हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी देखी जा रही है, इसको लेकर थॉमस पिकेटी जो फेमस स्कॉलर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, वो भी कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बढ़ी है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी बिग टेक कंपनीज दुनिया पर राज कर रही हैं। एक एक कंपनी का जो टर्नओवर है साल का, वो कई देशों के जीडीपी से ज्यादा है। मैं बिग टेक कंपनीज की बात कर रहा हूं जो प्राइमरीली कहां से हैं? यूएसए से हैं। आपको क्या लगता है कि यूएसए ने जो लेवरेज ली है केवल अपनी कंपनीज के टैलेंट की वजह से ली है? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं, कहानी इसकी अलग है। यूएसए को ट्रेड में लेवरेज मिली है उस सिस्टम की वजह से जिस सिस्टम को यूएस ने स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हालांकि दुनिया में अलग अलग देशों को भी इसका कुछ बेनिफिट हुआ ही है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ से। WTO 1995, IMF एंड वर्ल्ड बैंक 27 दिसंबर 1945 एज एन आउटकम ऑफ जुलाई 1944 ब्रेटन वुड्स समिट। लेकिन ये एक समिट हुई कहां? यूएसए में। उस पर स्टैब्लिश कहां हुआ वर्ल्ड बैंक, IMF? यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी में। और मेजर जो इसमें यू कैन से इन्फ्लुएंस रहा वो तो यूएसए का रहा, या वेस्टर्न जो लॉबी है, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन की, वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं उनकी लॉबी है, उन्हीं का रहा। तो ऐसे में अब उस सिस्टम से इनइक्वालिटी जो बढ़ी, आप कहेंगे कैसे बढ़ गई सर? अरे अगर आपने कह दिया कि व्यापार को आसान कर दो, बैरियर्स को हटा दो, बैरियर्स को हटा दिया, व्यापार को आसान कर दिया, लेकिन मुझे बताइए फायदा कहां से कहां मूव होता है? अरे जहां से बेचने की क्षमता होगी, मींस ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कहां था? वेस्टर्न यूरोप में था, यूएसए में था। तो वही तो ज्यादा बेच पाएंगे डेवलपिंग नेशन में, क्योंकि उनकी बेचने की क्षमता ज्यादा है। उनका प्रॉफिट अगर उनके पास एक्यूमुलेट होगा तो वो टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी हमसे ज्यादा बेटर खर्च कर पाएंगे, एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमसे ज्यादा बेटर खर्च कर पाएंगे। और उसका कंपाउंड इफेक्ट क्या होगा कि उनके पास ह्यूज लेवरेज होगी टू गेट द हेजेमोनिक स्टेटस, एंड दैट इज व्हाट यूएसए गॉट, राइट? तो यानी कि वर्ल्ड के सिस्टम को समझना जरूरी है। इसको लेकर अलग से एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी है जो कहती है कि कोर नेशंस जो हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, they are getting benefited due to the system, और उससे इनइक्वालिटी का राइज हो रहा है। इस इनइक्वालिटी के राइज से अब फिर वहां पर एक काउंटर हेजेमनी आएगी जो कि वर्ल्ड वॉर ला सकती है। दुनिया में जो सोशल अनरेस्ट देखे जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है, माइग्रेशन हो रहा है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्यों जा रहे हैं लोग? उनके देश में अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं हो पाई, उनको लग रहा है कि उनके देश की ही केवल गलती इंटरनेशनल सिस्टम की है। Their resources getting misused in the sense कि utilized for some few, you can say, behemoths of Western European countries. Resources को extract किया, exploit किया, दूसरी जगह पर अपनी मनमर्जी से गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, बदल दिया रेजिम को, कहीं सिविल वॉर खड़ा कर दिया। तो इन सब कारणों की वजह से एक एंजाइटी डेवलप हो गई है टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन से शायद हमें फायदा हो नहीं रहा है उतना, हमें कुछ कुछ फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ है। कुछ देश जो कहते हैं या कुछ लीडर्स जो कहते हैं कि नहीं ग्लोबलाइजेशन से फायदा है, बाकी कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, इससे नुकसान ही नुकसान है, हमें आत्मनिर्भर होना होगा, अपने बेनिफिट में ही ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करना होगा, जहां पर ना करने की जरूरत पड़े तो ना करना होगा, इंटरनेशनल लॉज में बदलाव कराना होगा, अगर जो इंटरनेशनल लॉ नेशनल इंटरेस्ट पर बात लाए तो उसको नकारना होगा। ये सारी बातें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। तो यही बात चल रहा है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म ये इसी से तो कनेक्टेड है। रूल बेस्ड ऑर्डर जो कहा जाता है, इंटरनेशनल रूल्स, यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO, आपको नहीं लगता कि हम सिस्टमैटिक फेलियर्स देख रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है शांति स्थापित करने की। हम रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट में तो क्राइसिस ही क्राइसिस चलते रहते हैं, कितने टाइम से हम देख रहे हैं। WTO के एग्रीमेंट्स में क्राइसिस है, उसके इंप्लीमेंटेशन में क्राइसिस है। WHO कोविड क्राइसिस के दौरान चिन्हित नहीं हो पाया कि ये क्राइसिस आया कहां से, कौन जिम्मेदार है। इसको लेकर भी यूएस वर्सेस चाइना एक डिबेट चल रही थी। इंटरनेशनल लॉज रिगार्डिंग सीज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जैसे कि आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसको लेकर क्राइसिस है। साउथ चाइना सी इज एन एप्ट एग्जांपल ऑफ दिस। साउथ चाइना सी में एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ अदर नेशंस, और अदर नेशंस को बैक करता हुआ यूएसए, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब में कॉमन क्या है? Everyone is fed up of United States led world order, and that is why they want change and they have nuclear capabilities. कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन जो आप क्राइसिस देख रहे हैं,
ये तो आपको साइड किक लगेगा अगर आपने इसके बाद वाले इवेंट्स देख लिए। बाद वाले इवेंट्स का मतलब है कि अगर आपने ताइवान का एनेक्सेशन चाइना से होते हुए देख लिया तो परिणाम इससे बहुत भयानक होंगे। यह अपने आप में रशिया यूक्रेन क्राइसिस कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा हाईलाइट है। यहां पर मिस्टर जेलेंस्की कह रहे हैं कि नेटो फोर्सेस अगर सक्सेसफुल नहीं हुई रशिया को कंटेन करने के लिए तो वर्ल्ड वॉर 3 तय है। ईरान का क्या कहना है? ईरान अपनी कैलकुलस देख रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर ये यूएस लेड वेस्ट मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता रहेगा तो हम नहीं होने देंगे। इसी वजह से एक तरीके से ईरान ने अपने सिक्के जमाए हुए हैं मिडिल ईस्ट में। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में भी ऐसे ही ग्रुप, ऐसे ही आपका यमन हूथी रिबल्स, गाजा हमास को सपोर्ट। तो एक तरीके से ईरान ने भी एक आर्क ऑफ रेजिस्टेंस स्टैब्लिश की हुई है। कंसिस्टेंटली इजराइल को चैलेंज कर रहा है, इजराइल जिसको बैक करता है यूएस से। तो यूएस से बैक्ड इजराइल का अपोज करना, गाजा वॉर को एंड करना और यूएसए का जो पावर स्टेटस है कि यूएसए ही डिटरमाइन करेगा रिजल्ट, इसको चैलेंज कर रहा है ईरान। ड्रोन अटैक जैसे ही हुआ ईरान की तरफ से यूएस के बेस पर इन इराक, तो उसके बाद से कहा जाने लगा कि ये वॉर अब ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। अगर इफ ईरान इज गोइंग एट दिस पॉइंट तो शायद आगे बढ़ सकता है। इससे पहले आपने सुना होगा जनरल सुलेमानी जिन पर अटैक करा था यूएसए ने, उनको खत्म कर दिया था। तो दैट ईरान को भी बदला लेना था, राइट। तो अभी ये जो क्लैश है ये अगर एस्केलेट होता है तो जो अलाइनमेंट अभी आपको बताई गई वो अलाइनमेंट जीवंत हो सकती है, राइट। ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये डिविजन्स जो हैं ऐसा लग रहा है कम नहीं हो रहे हैं, ये डिविजन्स और परमानेंस की तरफ जा रहे हैं, राइट। जैसे ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये एक परमानेंट डिवीजन बना रहे हैं वेस्ट से। ऐसा हो सकता है कि गाजा और ईरान जो इजराइल में वॉर चल रहा है वो बढ़ता रहे, हिजबुल्लाह इराक जो इजराइल पर अटैक करता रहे, डिस्टेबलाइज कर दे अदर फ्रेंडली रेजिम्स को भी। इराक और सीरिया में जो ऑलरेडी टर्बुलेंट रीजन्स हैं वो और ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाएं। चाइना कहे कि अरे आपको डेमोक्रेटिक मॉडल पर नहीं चलना, डेमोक्रेटिक मॉडल ये वेस्टर्न लिबरल मॉडल है, आप ऑथोरिटेरियन रेजिम अपनाओ। देखो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कोई ऐसा देश है जो इतनी तरक्की कर पाया जितना चाइना ने की है? कोई नहीं है। इतनी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रोग्रेस इतनी कम समय में किसी और ने नहीं की। और आप सबको पता है वर्ल्ड वांट्स सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन यूज्ड। तो चाइना कहेगा अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप केवल हमसे हमारे ऑथोरिटेरियन रेजिम के बारे में सीखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो ऐसे में एंटी डेमोक्रेटिक वेव ना आ जाए वर्ल्ड में, ऐसा हो सकता है जिससे कि वॉर की टेंडेंसीज और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। रशिया फर्दर अपनी जो एक्शंस हैं यूक्रेन में इसको कंटिन्यू रख सकता है और अगर ये नेटो सामने आया तो दिक्कत हो सकती है। चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है यूएसए की हेजेमोनी के लिए। मर्शाइमर फेमस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्कॉलर, उन्होंने कहा था कि चाइना आपके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना कि रशिया। तो ऐसे में अगर ताइवान को लेकर दोनों का रुख अलग अलग है। एक तरफ यूएसए कहता है कि ताइवान की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी। दूसरी तरफ बीजिंग क्या कहता है? बीजिंग कहता है कि जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है ना ताइवान की, इसको एक बार में खत्म करना पड़ेगा। यानी कि ताइवान का अगर एनेक्सेशन होता है तो दैट मे क्रिएट मेजर हैवॉक। और ऐसे में आपको रशिया यूक्रेन का क्राइसिस एक साइड शो लगेगा, साइड शो। इतना बड़ा क्राइसिस हो सकता है वहां पर, राइट। ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ ऑलरेडी जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उसी समय पर इनकी बातचीत टूट गई थी। उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने कहा था मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं अपने न्यूक्लियर मिशन पर फर्दर आगे बढ़ता रहूंगा। इनका कहना है कि यूएसए ही है जिसने कोरियन पेनिनसुला को अनस्टेबल किया है, इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया है। ऐसा हो सकता है कि अपने दादा से सीख लेकर वो वॉर को सपोर्ट करें, वॉर पर आगे बढ़ें। रिसेंटली फ्रांस ने सबको चौंका दिया है। फ्रांस ने कहा है कि वी कैन हैव बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि अपने डिफेंस फोर्सेस को वो यूक्रेन वॉर में भेज सकते हैं, ऐसा उन्होंने इंडिकेशन दिया है। और यही नहीं, जो आपके लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, मतलब ऐसे देश सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे क्या बात है, मतलब ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है, राइट। यूरोपियन पावर्स अगर इंटरवीन करती हैं इस वाले वॉर में, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया ये सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी बात को। इसके अलावा चेक रिपब्लिक ने भी सपोर्ट किया। इसके अलावा पोलिश यानी कि पोलैंड सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि यस दिस इज पॉसिबल, क्योंकि उन सबको लग रहा है कि अगर रशिया फर्दर एक्सपेंड करता है तो नेक्स्ट एक्सपेंशन इनकी तरफ होगा। लेकिन अगर ये अपनी फोर्सेस को वहां पर ले आए और ये है नेटो मेंबर, तो मिस्टर पुतिन कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 तय है। और इस समय रशिया के साथ चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया
ये एक डिसिसिव वॉर कर सकते हैं जिससे कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना था। तो ऐसे में व्हाट नीड्स टू बी डन? तो जो इनका अल्टरनेटिव स्कूल है थॉट का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल, वो कहता है कि डायलॉग बढ़ाने चाहिए, कम्युनिकेशन नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले, जिससे कि राइट विंग हाइपर नेशनलिज्म, जिंगोइज्म और इसके बेसिस पर वॉर को जस्टिफाई करने वाली पॉलिटिक्स कम हो सके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अल्टीमेटली पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस इज व्हाट ह्यूमैनिटी नीड्स। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लक्स गोइंग ऑन इंटरनेशनल स्फीयर एंड हाउ डू दे इंपैक्ट द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया। तो आई थिंक आपको काफी क्लैरिटी हुई होगी। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। मैं आपको तरीका बता देता हूं, जो लोग स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर और सिंसियरली स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं अंडर वन कोर्स विद द बेस्ट मेंटर्स ऑफ इंडिया, ये आपका 2025 के लिए बैच है, ये 2026 के लिए बैच है, कंप्लीट बैच है। यानी कि जीएस के लिए फिर और कोई आपको ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, ना क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, ना कोई पर्सनल मेंटोर चाहिए। पर्सनल मेंटोर भी इसमें है जिसके साथ व्हाट्सएप कॉल पर आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। दैट पर्सन इज बीइंग हायर्ड जस्ट टू सर्व यू अलॉन्ग विद ऑल द लाइफ फैकल्टीज जो आपके साथ कनेक्ट करते हैं डाउट सेशन में, मतलब पूरा सपोर्ट आपके साथ रहता है। मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसी में है। इसके अलावा प्रीलिम से पहले ही आपको ऑप्शनल की तैयारी कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं, पीएसआर ऑप्शनल, तो मैं पढ़ाता हूं, बाकी अदर ऑप्शनल्स भी हैं। और किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय आप यहां पर ऑफर अवेलेबल में जाकर अगर त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और देन यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट योर कोर्स, स्टार्ट योर जर्नी विद अस। फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना। अपने व्यूज इस वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।